आज हम पढ़ेंगे अध्याय 9 जंतुओं में जनन। जैसा अब हम जानते हैं कि यहाँ पर सभी जंतु अपने समान ही संतति उत्पन्न करते हैं और जिस कारण से हमेशा प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए यह जरूरी हो जाता है। अर्थात किसी भी जंतु के लिए या जीव के लिए अपने अपनी उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए जनन करना आवश्यक होता है। अर्थात अपने समान ही संतति को उत्पन्न करना जनन कहलाता है, क्योंकि इसके द्वारा ही यह एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखते हुए सुनिश्चितता करता है। तो आज हम इस पाठ में जनन के बारे में ही अध्ययन करेंगे। देखा जाता है अलग अलग जंतुओं में जनन करने की विधियां अलग अलग होती है। कभी आपने देखा होगा कि मुर्गी का जो चूजा होता है या जो इल्ली या कैटरपिलर होता है, इनका जन्म किस प्रकार से होता है, बिलोटे या पिल्लों का जन्म किस प्रकार से होता है। तो अलग अलग जंतुओं में जनन की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। यह जनन की प्रक्रिया सामान्यतः दो प्रकार की होती है। एक तो होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलिंगिक जनन। हम पहले बात करेंगे लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन में सामान्यतः हम पहले पढ़ चुके हैं, पौधों में भी लैंगिक जनन होता था। पौधों में भी दो प्रकार के जनन अंग पाए जाते थे, नर जनन अंग और मादा जनन अंग। उसी प्रकार से जंतु में भी नर व मादा में विभिन्न प्रकार के जनन भाग होते हैं और यह जो जनन भाग होते हैं इसे हम नर जननांग व मादा जननांग कहते हैं। नर जंतु के द्वारा नर युग्मक और मादा जंतु के द्वारा मादा युग्मक उत्पन्न किए जाते हैं और यह बाद में संलयित होकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं और बाद में यह युग्मनज ही विकसित होकर के और जीव का निर्माण किया करता है। और इस प्रकार से वह जनन जिसमें नर व मादा युग्मक संलयन होता है, इस प्रकार का जो जनन होता है वो लैंगिक जनन कहलाता है। मनुष्य में भी सामान्यतः लैंगिक जनन होता है। इसके लिए मनुष्य में दो प्रकार के जननांग पाए जाते हैं, नर जननांग और मादा जननांग। नर जननांग में एक जोड़ा वृषण, दो शुक्राणु नलिकाएं व एक शिश्न होता है और वृषण में नर युग्मक उत्पन्न होते हैं जिन्हें हम शुक्राणु कहते हैं और ये काफ़ी बहुत अधिक मात्रा में शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। शुक्राणु जो है वो बहुत छोटा होता है। उससे पहले हम चित्र देखेंगे एक बार नर जनन तंत्र का। ये नर जनन तंत्र है। इसमें सामान्यतः ये दो वृषण होते हैं और जो वृषण से ये नलिकाएं निकलती है, दोनों से जो नलिका निकलती है उसे अपन शुक्राणु नलिका कहते हैं। शुक्राणु नलिका आगे जा कर के और शुक्राशय में खुल जाती है। वहाँ से यह यहाँ पर ये एक भाग जो है वो शिश्न होता है। इस प्रकार से नर जनन तंत्र में एक जोड़ा वृषण, दो शुक्राणु नलिकाएं हैं और एक शुक्राशय और एक शिश्न या लिंग होता है। तो यह जो शुक्राणु जो बनते हैं वह वृषण में उत्पन्न होते हैं और यही नर युग्मक होता है। ये जो शुक्राणु है वो सामान्यतः इस प्रकार का होता है, जिसमें एक लंबा सा होता है, अग्रभाग जो है वो सिर कहलाता है, मध्य भाग बीच में होता है, इसमें कोशिकीय संरचनाएं होती हैं और अंतिम भाग जो है पूंछ का होता है। पूंछ जो है इसकी गति में सहायता करती है। दूसरा होता है मादा जननांग। मादा जननांग में एक जोड़ी अंडाशय और एक जोड़ी अंडवाहिनी होती है और एक गर्भाशय होता है, जिस प्रकार से यहाँ पे दिखाया गया है। ये जो अंडाशय से निकली हुई नलिका होती है ये अंडवाहिनी होती है और अंडवाहिनी से दोनों अंडवाहिनी जो है वो गर्भाशय से जुड़ जाती है। यह मादा जननांग होता है।
मादा जननांग में मादा युग्मक अंडाणु होते हैं जो अंडाशय में उत्पन्न होते हैं। सामान्यतः स्त्रियों में प्रतिमास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय में एक विकसित अंडाणु अथवा डिम्ब का निरोचन अंडवाहिनी से होता है और गर्भाशय वो भाग होता है जहाँ पर शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी जो है एकल कोशिका होता है, अर्थात शुक्राणु भी एक कोशिका और अंडाणु भी एक कोशिका होता है। ये अंडाणु का जो है चित्र है गोल होता है, बीच में इसका जो एक कोशिका की तरह बीच में मध्य भाग में केंद्रक हुआ करता है। अंडों की जो साइज है वो अलग अलग जंतु में अलग अलग हो सकती है। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें ये बहुत छोटे होते हैं, किसी के अंदर में ये बहुत बड़े होते हैं। जैसे आपने मुर्गी का अंडा देखा होगा, बड़ा होता है। मनुष्य में यह अंडा बहुत सूक्ष्म होता है और इस प्रकार से शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो काफ़ी विशाल होता है, इसे सबसे बड़ा माना गया है। अब बात करते हैं हम निषेचन प्रक्रिया की। निषेचन प्रक्रिया के अंतर्गत में शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है। जब शुक्राणु यानी कि नर युग्मक और अंडाणु के संपर्क में यानी कि मादा युग्मक के संपर्क में आते हैं तो यह एक शुक्राणु अंडाणु के साथ में संलयित हो जाते हैं, अर्थात एक दूसरे से मिल जाया करते हैं। शुक्राणु और अंडाणु का ये जो संलयन होता है इसे निषेचन कहते हैं। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर के एक हो जाया करते हैं। जब एक हो जाते हैं तो इससे फिर युग्मनज का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, ये अंडाणु है और अंडाणु के बाद में शुक्राणु, केवल एक ही शुक्राणु एक अंडाणु में प्रवेश करता है। प्रवेश करने के पश्चात दोनों के केंद्रक आपस में संलयित केंद्रक हो जाते हैं और संलयित होकर के ये युग्मनज का निर्माण करते हैं। ये युग्मनज एक कोशिका होती है। निषेचन के प्रक्रम में स्त्री यानी माँ के अंडाणु और नर यानी पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है। अतः नई संतति में कुछ लक्षण अपनी माता से व कुछ लक्षण अपने पिता से वंशानुगत हो जाते हैं। अपने जो भाई बहन होते हैं इनमें सामान्यतः कुछ लक्षण माता के होते हैं और कुछ लक्षण पिताजी से प्राप्त हुए होते हैं। ये जो अपने प्रक्रिया पड़ी इसके अंतर्गत में जो निषेचन की जो प्रक्रिया हुई है वह शरीर के अंदर होती है। जब शरीर के अंदर निषेचन की प्रक्रिया होती है तो इसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। मनुष्य में, गाय में, कुत्ते में, मुर्गी में, सामान्यतः जो अपने चारों तरफ जो अधिकतर जंतु दिखाई देते हैं सभी के अंदर में ये आंतरिक निषेचन हुआ करता है। लेकिन कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जिनमें जो निषेचन की जो क्रिया होती है वह शरीर से बाहर की ओर होती है। जब बाहर की ओर होती है तो इसे अपन बाह्य निषेचन कहा करते हैं। यह सामान्यतः जलीय जो जंतु होते हैं उनके अंदर में रहा करते हैं। वसंत या वर्षा ऋतु में मेंढक अथवा टोड पोखर, तालाब अथवा मंद गति से बहते हुए झरने की ओर जाते हैं और जब यह पानी के अंदर में चले जाते हैं तो इसमें से नर व मादा एक साथ पानी में आते हैं और मादा सैकड़ों अंडे देने का कार्य करती है। जब सैकड़ों अंडे इसके हो जाते हैं तो उसी प्रकार से जो नर होता है वो भी शुक्राणु पानी के अंदर में डाल देता है। शुक्राणु के अंडाणु के चारों ओर एक कोमल सी झिल्ली रहा करती हैं। बहुत अपेक्षाकृत मोटी परत नहीं होती है, पतली झिल्ली होती है जो अंडे की सामान्यतः सुरक्षा करती है। मादा अंडे होते हैं उस पर शुक्राणु जो है वो पानी के अंदर में घूमते रहते हैं और शुक्राणु लंबी पूंछ से गति करते रहते हैं और शुक्राणु और अंडाणु जब संपर्क में आते हैं तो उसके फलस्वरूप निषेचन हो जाया करता है। और इस प्रकार का जो निषेचन है इसमें नर व मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर से बाहर होता है, यह बाह्य निषेचन कहलाता है। सामान्यतः मछली है, स्टारफिश है जैसे जलीय जंतु में इस प्रकार का निषेचन हुआ करता है। जब निषेचन हो जाता है तो निषेचन से फिर युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज या इसको अपन जाइगोट भी कहते हैं। यह जो जाइगोट है यह गर्भाशय में आ जाता है। गर्भाशय में आकर के फिर इसका धीरे धीरे से विकास होता है।
निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है जो विकसित होकर के भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर के कोशिकाओं के गोले में बदल जाया करता है। अर्थात युग्मनज की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें लगातार विभाजन होता है। विभाजन का मतलब 1 से 2 कोशिकाएं बनती है, 2 से 4 बनती है, 4 से 6 बनती है, और इस प्रकार से एक कोशिकाओं का समूह बन जाता है या समूहकृत होने लगती है। जब समूहीकृत होने लगती है तो इससे ऊतकों का, अंगों का धीरे धीरे निर्माण होता है। और जब यह विकसित हुई जो संरचना है जिसमें ऊतकों का, रंगों का निर्माण हो जाता है, इसे हम भ्रूण कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवारों में रोपित रहता है और वहीं पर इसका विकास होता रहता है। गर्भाशय में धीरे धीरे भ्रूण का विकास होता रहता है और शारीरिक अंग जैसे हाथ, पैर, इस प्रकार की जो संरचनाएं होती हैं उनका लगातार निर्माण होता है। अपने शरीर के अंगों का, सिर है, आँख है, कान है इत्यादि धीरे धीरे विकसित हो जाते हैं। भ्रूण की इस अवस्था में जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो उसे हम गर्भ कहते हैं। गर्भ का जो विकास हो जाता है वो जब पूरा हो जाता है तो उसे अपन नवजात शिशु कहते हैं। ये नवजात शिशु का जो विकास है यह गर्भाशय में ही हुआ है, जिस प्रकार से आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है, परंतु क्या मनुष्य और गाय की तरह मुर्गी में भी बच्चों को जन्म देती है? तो आप जानते हैं कि मुर्गी जो है वो बच्चों को जन्म नहीं देती है। तब चूजे कैसे जन्म लेते हैं इसके बारे में भी देखना है। निषेचन के पश्चात युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है और अंडवाहिनी में नीचे की ओर बहता रहता है। इससे नीचे बढ़ने के साथ साथ में इस पर सुरक्षित जो परत चढ़ती है, मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच भी इसमें सुरक्षित रहता है। कठोर कवच में पूर्ण रूप से बन जाने के बाद में मुर्गी अंडे को निर्मोचन कर देती है। निर्मोचन का मतलब शरीर से बाहर निकाल देती है। मुर्गी अंडे को चूजा बनने के लगभग 3 समय का समय लगता है। इस समय मुर्गी को ऊष्मायन के लिए अंडों पर बैठे देखा आपने होगा। जब वो अंडों पर बैठी रहती है तो उसको ऊष्मा प्राप्त होती है, जिससे धीरे धीरे अंडे के अंदर में चूजों का विकास होता है। ये विकास होने के बाद में कवच का प्रस्फुटन हो जाता है, अर्थात वो फट जाता है और फटने के बाद में फिर उसमें से शिशु बाहर की ओर निकलता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जंतु 2 प्रकार के हो गए। एक तो ऐसे जंतु जो अंडे को जन्म देते हैं और वो बाद में शिशु बनता है, और एक ऐसे जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं। तो इसके बारे में जानकारी करेंगे। तो कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, जबकि कुछ जंतु अंडे देते हैं और बाद में शिशु विकसित होते हैं। वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं वह जरायुज जंतु कहलाते हैं। ये जंतु जो अंडे देते हैं वह अंडप्रजक या अंडज कहलाते हैं। तो सामान्यतः जितने भी पक्षी होते हैं ये अंडज होते हैं। पक्षी है, सरीसृप है, सांप है, छिपकली है, ये सब अंडे देने वाले जंतु होते हैं। जबकि गाय है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है, मनुष्य है, ये सभी जो जंतु होते हैं ये जरायुज हुआ करते हैं। कुछ जंतुओं के अंडों का अवलोकन करना सरल है क्योंकि उनकी मां के शरीर के बाहर अंडे देती है, परंतु गाय, कुत्ता अथवा बिल्ली के अंडे एकत्रित कर नहीं सकते। इसलिए क्योंकि अंडे नहीं देते, मां पूर्ण विकसित शिशु को ही जन्म देती है और ये जरायुज जंतुओं के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं शिशु से वयस्क किस प्रकार से बनते हैं। नवजात जन्मे जो प्राणी होते हैं अथवा अंडे के प्रस्फुटन से निकला जो प्राणी होता है वह तब तक वृद्धि करता है जब तक कि वह वयस्क नहीं हो जाते। अर्थात कुछ जंतुओं में नवजात शिशु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। जैसे रेशम कीट का जब जीवन चक्र देखेंगे अपन तो उसमें अंडा होता है, अंडे से लार्वा या इल्ली बनती है जो लंबी लंबी होती है। बाद में प्यूपा बनता है और उसके बाद में फिर यह जो है वो तितली जैसा रेशम कीट बन जाता है। तो इसकी जो शिशु अवस्था थी, लार्वा, वह
अपने जो वयस्क से पूर्णतः अलग प्रकार की होती है। इसी प्रकार से मेंढक में भी जब शिशु अवस्था में होता है तो उसे हम टेढ़पोल कहते हैं। यह टेढ़पोल सामान्यतः बहुत छोटा लंबा प्रकार का होता है, लंबा दिखाई देता है, जो सामान्यतः मेंढक से भिन्न होता है। धीरे धीरे करके यह टेढ़पोल वयस्क में बदल जाता है, और जब वयस्क में बदल जाता है तो इसका जो आकार है वो लंबा न होकर के चौड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार अपने शरीर का इस प्रकार से बदल जाना, यह एक प्रक्रिया होती है, इसे हम कायांतरण कहते हैं। आपने एक सुंदर शलभ या कोकून को बाहर निकलते हुए देखा होगा। टेडपोल रूपांतरित होकर के वयस्क में बदल जाया करता है, जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ में टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण होना कायांतरण कहलाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम शरीर के किस प्रकार से परिवर्तन को देखा करते हैं। तो ये जो कायांतरण है वो सामान्यतः कुछ जंतुओं के अंदर में इस प्रकार को देखने को मिलता है, सभी के अंदर में इस प्रकार का नहीं होता है। आज हम इतना से पढ़ेंगे और इसके बाद में पढ़ेंगे अपन अलिंगिक जनन। मेंढक में जो कायांतरण होता है उसमें यहाँ पर चित्र के हिसाब से समझ सकते हैं। मेंढक जो है वो पानी के अंदर में अंडे देता है, और फिर अंडों से धीरे धीरे करके एक आरंभिक अवस्था इसमें से निकलती है, जिसे हम टेडपोल कहते हैं। ये टेडपोल लंबी मछली जैसी अवस्था होती है। बाद में धीरे धीरे यह लंबा होता है, और लंबे होने के साथ में इसमें से इसके हाथ, अग्रपाद और पश्चपाद निकलने लगते हैं। परंतु यह तैरने वाला होता है, उछल कूद नहीं कर सकता। धीरे धीरे करके इसका जो आकार में है वह परिवर्तन हो जाता है और एक वयस्क मेंढक बन जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रकार के जो परिवर्तन होता है इसे हम कायांतरण कहते हैं।